हेलो गाइस एंड गर्ल्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा स्टैटिक का टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या बात करने जा रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। बेसिकली इंडेक्सेस या इंडाइसेस, अगर हम एक साथ बहुत सारों के बारे में बात करें, ये क्या होता है? बहुत सारी कंट्रीज के हम वैसे इंडेक्स किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, कंट्री के अंदर भी निकाल सकते हैं, किसी सिटी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी जगह का एक चंक ऑफ पीपल या थिंग्स अगर हमारे पास है, उनका अगर कोई स्कोर किसी बेसिस पे कोई पैरामीटर लेकर अगर हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बोलते हैं भाई हम इस चीज का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे जो 2023 में इंडेक्स आए हैं, लेट मी कीप इट वेरी क्लियर। यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये सारे के सारे 2023 के हैं। 2022 में भी बहुत सारे इंडेक्स आए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे अलग से एक वीडियो में। ये सिर्फ 2023 जनवरी से लेके अभी रिसेंटली जून एंड तक जितने इंडेक्सेस आए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जुलाई के बाद के इंडेक्सेस इसी तरीके से अगले 2 महीने में हम क्लब टुगेदर करके एक और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि ये क्यों किया जा रहा है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली 1 नंबर का एग्जाम में आता है। अगर आपको याद है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी या टॉपर कौन सी कंट्री थी, सीधा 1 नंबर आपको मिल जाएगा, दिमाग ही नहीं लगाना है। बस इतनी सी चीज अगर आपको याद है तो। और इंडेक्सेस से पिछले इतने सालों में जब से एटलीस्ट मैं पढ़ा रही हूं, मैंने देखा है कि भाई क्वेश्चन आता ही आता है, किसी ना किसी इंडेक्स से आएगा ही आएगा। अगर आप साल के पूरे 1 साल के, अगर हम 2023 पूरा साल लें, उसके हम इंडेक्सेस देखें तो आराम से हमको 15 से 17 इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी कम भी हो सकते हैं, बट अराउंड एवरेज दैट नंबर। उनको अगर हम याद कर लें या अगर याद रख लें, जो कि रिवीजन के साथ हमको बहुत आराम से हो जाएगा एक जगह पर रख के, तो हमारा 1 से 2 नंबर 100% पक्का है। और क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, हम यहाँ पे लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वॉचर्स आई नो कि आप लॉ एंट्रेंस या किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर से कॉलेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। मेरा खुद का कॉलेज व्हेन आई गेव क्लैट फॉर माय पीजी, उसमें एक नंबर, मुझे इनफैक्ट क्वेश्चन भी याद है, मैंने काफी बार स्टूडेंट से ये स्टोरी शेयर भी किया और बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम वो वाला स्टोरी सुनाओ, तो लेट्स कीप इट फॉर सम अदर क्लास। बट बेसिकली एक नंबर से मेरा कॉलेज ऊपर नीचे हुआ था, मतलब मुझे टॉप 3 ऑल इंडिया टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई चाहिए था और मुझे 4th या 5th नंबर का मिलता अगर 1 नंबर मेरा ऊपर नहीं हुआ होता, तो 1 नंबर मेरा कम आता उस जगह पे। तो उसकी वजह से ना मुझे एक क्वेश्चन तक याद रहता है कि वो लास्ट मोमेंट मैंने होता है ना, दौड़ते दौड़ते बुक खोली, एक चीज दिख गई, पढ़ लिया और फिर उसी पे क्वेश्चन आ गया। वो मुझसे अगर वो लास्ट मोमेंट मैंने बुक ना खोली होती और रिवाइज ना किया होता ना, एकदम होता है ना कि कार से उतर रहे हैं एग्जाम देने, 1 सेकंड बुक उठा के देख लेती हूँ, जो पेज खुला उसी को रिवाइज किया, वापस बंद किया, चले गए। लास्ट मोमेंट नर्वसनेस में उसमें से मुझे एक क्वेश्चन आ गया था, और अगर वो एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता ना, तो प्रोबेबली आई थिंक दैट वे, मुझे लगता है ऐसा बहुत स्ट्रांगली, कि मुझे कॉलेज ना मिला होता टॉप 3। इसलिए एक एक नंबर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ से 1 से 2 नंबर कंफर्म है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हमको 30-35 नंबर में से एक एक करके हर टॉपिक पता चल जाए कि यहाँ से आना ही आना है, तो आप सोचो आपकी खुद की पढ़ाई कितनी कंसाइज हो जाएगी, है ना। इसलिए इंडाइसेस हम एक जगह अभी तक के कवर कर रहे हैं 2023 के, आगे आने वाले 2-3 महीनों में उठा के एक एक वीडियो रिलीज करके, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम से पहले एक साथ सिर्फ 2 से 3 वीडियोस देखने पड़ेंगे एक टॉपिक पे, वो भी 20 से 25 मिनट के, आप जो कि आप स्पीड अप करके भी देख सकते हो, एक बार इसको आराम से देख लिया तो रिवीजन के लिए, एंड यू विल बी डन विथ ऑल द इंडेक्सेस या इंडाइसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है? इनोवेशन क्या होता है? कोई नई चीज क्रिएट करना, इनोवेट करना, नई चीज आइडिया लाके उसको इंप्लीमेंट करना, क्रिएट करना। ठीक है, अब इनोवेशन इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे कि भाई किसी कंट्री में कितना ज्यादा इनोवेटिव लोग हैं या कोई कंट्री कितनी ज्यादा इनोवेटिव है, इसको देखने के लिए कोई तो स्कोर चाहिए ना। आपको कैसे बताएंगे कि भाई आपने टॉप किया है, ऊपर से या नीचे से? तब बताएंगे जब आपको 5 या 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका एग्जाम होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बाद आपका स्कोर निकल के आता है और फिर आपकी रैंक पता चलती है। इसी तरीके से हर कंट्री को लेकर उनका स्कोर निकालते हैं और फिर रैंकिंग निकालते हैं। तो भाई इनोवेशन हम कैसे टेस्ट करेंगे? इनोवेशन टेस्ट करते हैं हम थ्रू IPRs,
आईपीआर काफी सारे लोगों ने सुना होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत बार डिस्कस किया है करंट अफेयर्स में, क्योंकि बहुत सारी जगह हम जीआई टैग देखते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स लगाए हैं उनको 100% पता होगा, बहुत सारे स्टेट्स के हमने डिस्कस किए। इट इज वन ऑफ द आईपीआर। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो मैं हूं एज एन इंडिविजुअल, मैंने ये क्रिएट किया है, दिस इज अ बॉटल, बट ये साधारण बॉटल नहीं है, ये दिखने में ट्रांसपेरेंट है एकदम नॉर्मल बॉटल की तरह, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, ढूंढने मत चले जाना मार्केट में ये बॉटल, फॉर एन एग्जाम्पल ये बॉटल मैंने बनाई है। इस बॉटल के थ्रू क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए कि पानी अंदर, मैं ऐसे हाथ रखा और इमेजिन किया पानी का टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए, तो अपने आप पानी का टेम्परेचर बॉटल के अंदर ही उतना हो जाएगा। मतलब ये बॉटल में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पानी का टेम्परेचर मैं ऊपर भी बढ़ा सकती हूँ और ठंडे से ठंडा बर्फ भी कर सकती हूँ। तो ये नई चीज हो गई जो मैंने अपना खुद का दिमाग, रिसर्च, इनोवेशन यूज करके क्रिएट की है। अब मैंने इतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें दिया है, R&D दिया है, तो मेरा अधिकार होना चाहिए, मुझे इतना राइट होना चाहिए कि भाई अब ये चीज मैन्युफैक्चर करके मैं बेचूं। क्योंकि अप्रिसिएशन से आजकल की दुनिया में क्या होता है, पैसा चाहिए ना। पैसा कब आएगा? जब मैं इस चीज को बनाकर बेचूं दुनिया में, और दुनिया में मेरा नाम हो और बिके और मुझे मुनाफा, प्रॉफिट हो, तब जाके कुछ काम आएगी ये चीज मेरे। तो गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट हर कंट्री ने वर्ल्ड लेवल पे ये रिकग्नाइज कर रखा है कि आपने अपने इंटेलेक्ट, दिमाग को यूज करके कोई इनोवेटिव चीज बनाई है, तो उसके ऊपर आपको अधिकार कुछ साल का, हर चीज का, जैसे यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाया है मैंने, इसके ऊपर मैं पेटेंट ले सकती हूँ। मतलब सिर्फ मुझे अधिकार होगा इस चीज को मैन्युफैक्चर करके बेचने का। अगर किसी और को मेरी टेक्नोलॉजी को यूज करके बेचना है तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आई हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर दिस प्रोडक्ट। मैं पेटेंट इसके ऊपर ले सकती हूँ। पेटेंट इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, मेरे दिमाग से बनाकर प्रॉपर्टी बनाई मैंने, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मेरी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पेटेंट इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे मैंने अगर कोई ओरिजिनल गाना गाया है, उसके ऊपर मैं पेटेंट नहीं लूंगी, उसके ऊपर मैं कॉपीराइट लूंगी। कई बार यूट्यूब पे होता है ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, बहुत बार मेरे वीडियोस पे आ चुका है, गाना वाना गा दिया तो कई बार यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, जो कि तुम यूज कर रहे हो, ठीक है? तो आपने कुछ इनोवेट करके क्रिएट किया है, उसके ऊपर आपका सोल अधिकार होता है। अब समझ में आया हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे कहां से गए थे? वापस आ जाओ उसी पर। पूरी कहानी समझ में आई, अब धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी कंट्री के पास कितना ज्यादा इनोवेशन है वो कैसे पता चलेगा? कितने ज्यादा पेटेंट्स हैं, कितने ज्यादा इन्वेंशंस हैं, उससे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा तरक्की कर रही है किस चीज में, इनोवेशन में। अब समझ में आया ये क्यों बताया मैंने? जितने ज्यादा पेटेंट्स होंगे, जितने ज्यादा इन्वेंशंस होंगे, मतलब वो कंट्री या उस कंट्री के लोग उतने ज्यादा इनोवेटिव, क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव है, ठीक है? इस चीज को लेकर पूरा का पूरा सारे कंट्रीज की लिस्ट बनाई जाती है और फिर स्कोर कैलकुलेट करके रैंकिंग निकाली जाती है। इस रैंकिंग में इंडिया वर्ल्ड में 42nd नंबर पे है, और टॉप पे कौन है? 3 कंट्रीज, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड पे है यूके, थर्ड पे फ्रांस। हमको क्या 2 चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है, मतलब किस कंट्री ने टॉप किया है इस रैंकिंग में। यूएसए ने टॉप किया, मतलब सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंट्री है वो। और लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट। ज्यादातर टाइम ये पूछा जाएगा आपसे इंडिया की रैंक इसमें क्या है, हो सकता है ना पूछा जाए टॉप पे कौन सी कंट्री है। हमारे लिए इंडिया याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया आ गया यहाँ पे 42nd नंबर पे। नॉट दैट गुड, बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, बीच में थोड़ा सा हम आते हैं धीरे धीरे करके, और हम ऊपर ही जा रहे हैं, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट आप आ जाओ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें भी सेम तरीके से कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे क्या? क्लाइमेट चेंज पॉलिसी किस कंट्री ने लगा रखी है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज जो ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए। किस कंट्री ने एनर्जी ट्रांजिशन को सीरियसली लिया है? एनर्जी ट्रांजिशन मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने का। जैसे इंडिया का आप एग्जांपल ले लो,
अभी रिसेंटली एक पैनल बैठ के उन्होंने रिपोर्ट निकाली है कि हो सकता है अगले आने वाले 4-5 सालों के अंदर डीजल कार कंप्लीटली बैन कर दी जाए। क्यों? क्योंकि डीजल जलता है ना, जब कार चलती है डीजल, बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज होता है। इनफैक्ट सारे के सारे फ्यूल से पोल्यूशन कॉज होता है। आपको आजकल रोड पे बहुत सारी ग्रीन कलर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखती होंगी, ईवीज, बैटरी से चलने वाली, जिनसे कंपेरेटिवली बहुत कम पोल्यूशन या ना के बराबर पोल्यूशन कॉज होता है। ये कहलाता है एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब हम नॉन रिन्यूएबल ऐसी एनर्जीज, जैसे हम कोयला यूज करते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, बहुत अंबार है लेकिन कभी ना कभी तो खत्म होगा, और अब होने लगा है खत्म। उससे धीरे धीरे, और उसको कोयले को बर्न करते हैं हम, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज होता है। उससे अगर आप शिफ्ट करके जाओ किस पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, सोलर पावर पे, बहुत सारे घरों में आपको सोलर पैनल्स अब दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी करके यूज करते हैं। सोलर एनर्जी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब सोलर एनर्जी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप यूज करोगे तो वो खत्म होगी, जैसे कि कोयला है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस जो हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, वो खत्म होने वाली चीज है, रिन्यू नहीं होती है वो। सोलर एनर्जी कभी देखा है कि सोलर पैनल लगा रखे हैं तो आज सन या सूरज थोड़ा कम चमक रहा है क्योंकि यार सब लोग खाए जा रहे हैं उसकी एनर्जी? कभी नहीं। वो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कौन सी कंट्री क्लाइमेट चेंज के लिए कितना ज्यादा कर रही है, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कितना ज्यादा कर रही है, कितनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाकर उनको इंप्लीमेंट भी कर रही है, इन सब चीजों के बेसिस पे पूरा का पूरा स्कोर निकाला जाता है, सारे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, स्कोर देखने के बाद रैंकिंग निकाली जाती है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया 8th नंबर पे है, विच इज अ गुड नंबर, रियली गुड नंबर, और फर्स्ट पर है डेनमार्क। ठीक है, इंडिया है क्लाइमेट चेंज में, याद रखना इंडिया बहुत अच्छा, इनफैक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सारी की सारी आप रैंकिंग देखोगे ना, उसमें सबसे अच्छा क्लाइमेट चेंज में ही परफॉर्म कर रहे हैं हम। उसमें इंडिया आ गया 8वें नंबर पे, और डेनमार्क इज द लीडिंग कंट्री, जो फर्स्ट सबसे बेस्ट वहीं पे चल रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पासपोर्ट क्या होता है? हमको, मेरा पासपोर्ट है जैसे, लेकिन मेरे को अगर यूएस जाना है, यूके जाना है, तो मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा मेरा कार्यवाही होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद शायद वीजा दे ना दे। तो इंडिया का पासपोर्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वहीं आप जापान या सिंगापुर का पासपोर्ट ले लें, साउथ कोरिया का ले लें, या जर्मनी का ले लें, बहुत स्ट्रांग पासपोर्ट्स हैं। मतलब कोई जापानीज इंसान को चाहे वो, तो उसके पास अगर सिर्फ पासपोर्ट है तो बहुत आराम से या तो वो वीजा फ्री किसी कंट्री में जा सकता है, या मतलब बिना वीजा की जरूरत ही नहीं है उसको। जो इंडियंस को 2-2 महीने लग जाते हैं अप्लाई करके लेने में वीजा, उसकी जरूरत ही नहीं है किसी जापानीज इंसान को। या वीजा ऑन अराइवल, सेम चीज, मतलब आप आ जाओ उधर, फिर वीजा दे दिया जाएगा, भगाते नहीं है बेसिकली। तो किसी भी कंट्री में जब मन चाहे मुंह उठा के जा सकते हैं, जिनका बहुत स्ट्रांग पासपोर्ट होता है। वहीं जिनका वीक पासपोर्ट होता है, बेसिकली वीक किनका पासपोर्ट होगा? जिनके लोग अपनी कंट्री देश छोड़ छोड़ के उधर जाके बस रहे हैं, उन लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान से आपको बहुत मिल जाएंगे, अफगानिस्तान से बहुत मिल जाएंगे, ऐसी कंट्री के लोग जो अपनी कंट्री छोड़ के भागना चाहते हैं और एक बार दूसरी कंट्री चले जाएं, वहीं बस जाते हैं। तो दूसरी कंट्री चाहती नहीं है कि बेसिकली हमारे कंट्री में दूर के, इधर उधर के दूसरे देश के लोग आके बसें। सब चाहते हैं भैया अपनी अपनी कंट्री में रहो। तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे घर में रैंडमली पड़ोसी का बच्चा आके रहने लगे, खेलने आए? अगर ऐसा कोई फ्रेंड हो यार, आधे ही घंटे के लिए आता है, बहुत अच्छे खिलौने लेके आता है, खाने पीने की चीजें, और फिर चला जाता है 1 घंटे में मस्त, कितना अच्छा लगेगा? उसको आप बुलाना चाहोगे कि कोई बात नहीं यार आ जा, सीधा घंटी बजाकर अंदर आने देंगे। वहीं कोई ऐसा दोस्त जो एक बार आ रहा है, 2-2 दिन जाता ही नहीं है तुम्हारे घर से, या कहो परमानेंटली बस जाता है, तुम्हारे घर का पूरा स्नैक्स भी खा लेता है, सब कर लेता है, उसको तुम दरवाजा भी नहीं खोलना चाहोगे। इसी तरीके से कंट्रीज का भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट मतलब उस कंट्री का जहां के लोग या तो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में जा सकते हैं। वीक पासपोर्ट, कमजोर पासपोर्ट, उन कंट्रीज का जिन कंट्री के लोगों को वीजा की जरूरत पड़ती है, पहले से अप्रूवल्स लेने की जरूरत पड़ती है। उसमें टॉप 3 पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन पे जापान और सिंगापुर साथ में आता है। इंडिया की रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, स्टिल बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर है, विच इज 84th। इंडिया जनरली पिछले कुछ सालों में 80-90th पोजीशन पे ही रहा है। ठीक है, तो ये हेनले पासपोर्ट क्यों लिखा हुआ है अलग से? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अलग अलग पासपोर्ट्स निकालते हैं, सॉरी पासपोर्ट इंडेक्सेस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम हेनली,
विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पासपोर्ट इंडेक्स, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे। हाँ भाई, इस चीज को भी कैलकुलेट किया जाता है कि किस जगह लोग कितना खुश हैं। कैन यू इमेजिन? पूछा, बट ऐसे नहीं, लोगों से माइक पे जाके पूछा यार कितना खुश है बताना, वो बोलेगा बहुत खुश, तो उस कंट्री को दे दिया, ऐसे नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन होता है। बहुत सारे कंडीशंस पैरामीटर्स यहाँ भी होते हैं, जैसे एक जीडीपी, दूसरा पर कैपिटा इनकम। एट एन एवरेज किसी कंट्री का एक एवरेज बंदा कितना कमा ले रहा है, उससे हमको क्या पता चलता है। मान लो एवरेज पर कैपिटा इनकम यहाँ इंडिया में मान लो 10,000 है, हमको पता चल जाएगा अच्छा एक एवरेज इंसान 10,000 महीने का ले रहा है, तो रेंट में कितना दे रहा होगा, खाने में कितना दे रहा होगा, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, क्या वो इंडिया भी घूम सकता है या क्या वो विदेश भी घूम सकता है, ये सब हमको आइडिया किसी की सैलरी से लग जाता है, वही कहलाती है पर कैपिटा इनकम, उसके बेसिस पे। और एक कुछ लैडर इंडेक्स करके होता है, मतलब बेसिकली लैडर पैरामीटर, उसको क्या यूज किया जाता है, लैडर मतलब सीढ़ी जैसे इमेजिन करो, लोगों से पूछा जाता है कि भाई 1 to 10, आप सीढ़ी इमेजिन करो, पहला पायदान, दूसरा, तीसरा, ऐसे 10 तक, और आप बताओ 10 बीइंग द हाईएस्ट, मतलब यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन, 1 बीइंग या 0 बीइंग कि भाई एकदम ही ना खुश हो आप अपनी जिंदगी से, अपनी कंट्री से। हमको बताओ कि आप 1 to 10 में किस जगह अपने आप को प्लेस करते हो हैप्पीनेस में, ठीक है। कंट्री के लोगों में ये जनरल सर्वे किया जाता है और इस तरीके से स्कोर निकाला जाता है और फिर बताया जाता है कौन सी कंट्री में लोग कितने ज्यादा खुश हैं, और उस कंट्री को उतना ज्यादा हैप्पी कंट्री बोला जाता है। मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में जिसने टॉप किया है वहां लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं, जो सबसे नीचे है वहां मतलब एकदम ही दुखी लाइफस्टाइल चल रही है लोग। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। मैंने बोला था ना हैप्पीनेस मैक्सिमम कैटेगरीज में आपको टॉप 10 में आइसलैंड और डेनमार्क मिल ही जाएंगे। टॉप किया है फिनलैंड ने, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे है आइसलैंड। इंडिया की बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है बट स्लोली वी आर इंप्रूविंग। इंडिया 126 नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट आर्टन कैपिटल भी, जैसे हमने पहले हेनरी का देखा, हेनले का देखा था ना, हेनले पासपोर्ट, ऐसे ही आर्टन कैपिटल करके एक फर्म है, वो भी पासपोर्ट इंडेक्स निकालती है। उन्होंने भाई इंडिया की रैंकिंग निकाली है 144। ज्यादा फेमस जो जनरली पूछी जाती है एग्जाम में वो हेनले ही होती है। आर्टन कैपिटल कम पूछा जाता है बट स्टिल कभी कभी उनको एकदम ऐसे चुल होती है, उनको चाहिए होता है कि भैया थोड़ा और बच्चे में होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कि पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल। हेनले का नहीं, आर्टन के हिसाब से बताओ इंडिया कहाँ पे आता है। तो सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पैरामीटर यूज करते हैं। आर्टन के हिसाब से इंडिया 144 नंबर पे आता है और टॉप पे आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सेकंड पे आता है स्वीडन और थर्ड पे आता है जर्मनी। ओके, नेक्स्ट आ गया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। मतलब हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करके भेजते हैं और वो सरकार और देश चलाते हैं, वो कहलाता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। मैक्सिमम कंट्रीज आप दुनिया में उठा के देख लो, खासतौर पे ऐसे कंट्री जो कभी ना कभी ब्रिटिश रूल या किसी ना किसी के रूल के अंडर रही है, उनको एकदम डर लगता है कि अब हमको कोई रूलर नहीं चाहिए, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। हम चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद हम चूज करके उधर पर भेजें, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मैक्सिमम कंट्रीज में है दुनिया की, मतलब आप मान के चलो 80 to 85 90% इनफैक्ट कंट्रीज में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कितने अच्छे से फंक्शन कर रही है, कितना करप्शन है, हो सकता है बोलने के लिए है उस कंट्री में कि इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, लेकिन अनशंट लेवल पे करप्शन चल रहा है एकदम, मतलब घूस दी जा रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है इलेक्शन में वोट दिलाने के लिए। तो मतलब वहां पे तो सिर्फ बोलने को हो गई ना इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, कायदे से तो डेमोक्रेसी नहीं है। इस चीज को कैलकुलेट करके जब निकाला जाता है वो कहलाता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टॉप पर है डेनमार्क और इंडिया की रैंकिंग अगेन नॉट टू बैड बट नॉट टू गुड आइदर, 108 पोजीशन पे आता है इंडिया। ओके, 108 पोजीशन पे इंडिया आता है। टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। नेक्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, भाई इसमें तो आंख बंद करके अफगानिस्तान की सरकार ही कोई टेररिस्ट ग्रुप चला रहा है। जिन लोगों को पता ना हो, काफी साल से अफगानिस्तान पीस, एक वर्ल्ड पीस इंडेक्स भी होता है, वो अभी जुलाई में रिसेंटली रिलीज हुआ है कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा पीसफुल है, उसको हम नेक्स्ट इंडेक्सेस की लिस्ट में कवर करेंगे।
तो उसमें पीस, लीस्ट पीसफुल कंट्री, सबसे कम जहां पे शांति है, लोगों को अच्छा लगता है, उसमें भी अफगानिस्तान नहीं है। लीस्ट, सबसे कम पीसफुल कंट्री। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भाई टॉप करके बैठे हैं अफगानिस्तान। उनकी गवर्नमेंट, सरकार ही एक टेररिस्ट ग्रुप चला रहा है। तो बिना आंख, मतलब एकदम आंख बंद करके अगर टेररिज्म इंडेक्स आए, हमको लगता है पाकिस्तान, लेकिन एक ऐसी कंट्री भी है जिनकी सरकार लोगों के ऊपर पूरा रूल ही टेररिस्ट ग्रुप कर रहा है, ठीक है, वो है अफगानिस्तान। और यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग क्या है? 13। ओके, 13वें नंबर पे इंडिया आती है, हम आते हैं। नेक्स्ट, लास्ट आ जाओ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर पावर क्या होती है? फायर पावर मतलब किस कंट्री की एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, ओवरऑल फायर पावर कितनी एडवांस्ड है, कितने अच्छे से काम कर रही है, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, कितनी ज्यादा रेडी रहती है। मतलब आज अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए तो आज के आज लड़ने को तैयार। इसमें तो भाई आंख बंद करके टॉप 5 में इंडिया आती ही होगी, और आप देख सकते हैं कि आती भी है। टॉप 3 कंट्रीज कौन हो गई? यूएसए, रशिया, चाइना। ये तो भाई सालों से वेपन्स अपने खुद बनाते आ रहे हैं, एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। मेजर एक्सपोर्टर्स भी यही हैं, यूएस, रशिया और चाइना। सोचो इंडिया इतना ऊपर अपने आप को एडवांस करके, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर अब हम अपने एयरक्राफ्ट भी खुद बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स खुद बना रहे हैं, इवन ड्रोन्स, वेपन्स, टैंक्स, आईएनएस, इंडियन नेवल शिप्स, ये सब हम ट्राई कर रहे हैं खुद ही बिल्ड करने का, ताकि दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े इंपोर्ट के लिए। क्योंकि काफी बार अच्छे नेबर्स भी होते हैं ना, जो बहुत अच्छे कंट्रीज भी होते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज, उनसे भी अगर आप इंपोर्ट करोगे ना, तो वो ज्यादातर टाइम थोड़ा ऐसी चीजें भेजते हैं। काफी बार रशिया से जैसे हमने इंपोर्ट किया, तो रशिया ने जो नेवी या नेवल शिप थोड़ी यूज कर ली थी, मान लो एक ही साल, उसको भेज देते हैं इंडिया। तो दे हैव बीन रियली गुड नेबर्स, बट स्टिल अपन का खुद अपना बनाओ तो टेक्नोलॉजी समझ में भी आती है। अगर आप खुद खाना बनाओ, आपको पता रहेगा क्या मसाले डालने हैं, क्या डाले हैं मैंने, किस टाइप का टेस्ट आएगा। वहीं आपका दोस्त बनाए, और मान लो आप एकदम भी एग नहीं खाते हो, ठीक है, आपने केक बनाया, आपका दोस्त बना के लाया, एकदम आपको मस्त स्पॉन्जी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है इंग्रेडिएंट्स क्या है, उतना भरोसा नहीं होता। आपने खुद केक बनाया तो पूरा 1 किलो केक आप खुद खा लो, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या क्या डाला है, मैं खा सकता हूँ कि नहीं, या खा सकती हूँ। सेम चीज अगर आप खुद अपनी चीज बिल्ड करते हो ना, तो आपको पूरी टेक्नोलॉजी समझ आती है। वो चीज अगर कल को खराब हुई, तो आपको रशिया से लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा कि यार आपने जो चीज भेजी खराब हो गई, थोड़ा आके देख लो, सुधार दो। आपने खुद बनाई है, खराब हुई, खुद सुधारो, खुद सब कुछ कर लो। मस्त तरीके से मेक इन इंडिया के अंडर हम सब कुछ सेल्फ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग आती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पे। टॉप 3 कंट्रीज वेरी ऑब्वियस, यूएसए, रशिया और चाइना। इनमें से यूएस और रशिया से हम काफी ज्यादा लेवल पे इंपोर्ट भी किया करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा और करते थे। अब हम खुद आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस जो अभी तक 2023 में आई हैं। अब जुलाई से आगे आने वाले 2-3 महीनों में जो इंडेक्स आएंगे, उनका अगेन क्लब टुगेदर करके आई विल रिलीज अ वीडियो, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में एग्जाम से पहले मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस देखने पड़े और आपके सारे इंडेक्सेस एक ही जगह पर कवर आ जाए, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। चलो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द इंडेक्सेस। आपको इंडिया की पोजीशन भी समझ में आई। हमको यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंडिया की पोजीशन पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरे नंबर पे किस कंट्री ने टॉप किया है। ओके, आई होप यू गाइस हैड फन। ऐसे कुछ और स्टैटिक से रिलेटेड सेशंस आपको और भी आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग, और करंट अफेयर्स और जीको को एंजॉय करना सीख। बाय बाय।